स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज के फाइनल पार्ट के बारे में, और इसीलिए ये वीडियो इस कॉमिक सीरीज की फाइनल वीडियो है। और इसीलिए अगर आप सभी ने अभी तक इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके इस कॉमिक सीरीज के पिछले सारे पार्ट्स को देख सकते हैं, यानी कि इसके पहले पार्ट को, दूसरे पार्ट को और तीसरे पार्ट को भी। और जिन्होंने इन सारे पार्ट्स को नहीं देखा है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी इन सारे पार्ट्स को देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो की स्टोरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और आगे भी आपसे हमारे चैनल की ऐसी कोई भी कमाल की वीडियो कभी भी मिस ना हो। इसके लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और अगर आप सभी हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज के फाइनल पार्ट की। तो इस कॉमिक सीरीज के अंदर अब तक आपने देखा आयरन मैन, डॉक्टर हैंक पिम और रीड रिचर्ड्स को एक फीमेल स्क्रल की बॉडी मिलती है जिसने की इलेक्ट्रा का रूप ले रखा होता है। और फिर यहीं से इन तीनों को ये पता लगता है कि इनकी दुनिया के अंदर स्क्रल्स भी रह रहे हैं जो कि एक ऐसे एलियन क्रीचर होते हैं जो कि किसी का भी फॉर्म ले सकते हैं। दूसरी तरफ सैवेज लैंड के अंदर एक स्पेसशिप आकर गिरता है और फिर उसी स्पेसशिप का पता लगाते हुए अर्थ के सारे सुपर हीरोज सैवेज लैंड पर पहुंचते हैं। लेकिन वहां आते ही वो सब ये देखते हैं कि उस स्पेसशिप के अंदर से अर्थ के पुराने सुपर हीरोज बाहर आ रहे हैं और इसीलिए उन सबको देखकर सुपर हीरोज को ऐसा लगता है कि वो सभी स्क्रल्स हैं। और फिर इसीलिए दोनों टीम्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहीं पर हम सबको ये भी पता लगता है कि सुपर हीरोज की टीम में रहने वाली स्पाइडर वुमन असल में स्क्रल्स की रानी है जिसने सारे स्क्रल्स के साथ मिलकर अर्थ के ऊपर इन्वेजन करने का प्लान किया है। और प्लान के अकॉर्डिंग सारे स्क्रल्स मिलकर पूरे अर्थ प्लेनेट को इन्वेड करना चाहते हैं और अर्थ को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं ताकि अर्थ के ऊपर स्क्रल्स राज कर सकें। इन सबसे बहुत दूर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बहुत सारे स्क्रल्स मिलकर अर्थ पर अटैक कर देते हैं और अपनी बड़ी सी आर्मी के साथ मिलकर स्क्रल्स ऑलमोस्ट दुनिया के बहुत से हिस्सों पर कब्जा भी कर लेते हैं। लेकिन फिर ही मिस्टर फैंटास्टिक स्पेस में एक स्क्रल शिप के अंदर स्क्रल डिटेक्टर नाम के एक डिवाइस को क्रिएट कर लेते हैं जिसकी मदद से वो किसी भी स्क्रल को पहचान सकते हैं। और फिर वो एजेंट ब्रांड के साथ मिलकर सीधा सैवेज लैंड पहुंचते हैं और वहां से सभी एवेंजर्स को अपने साथ इकट्ठा करके वो स्क्रल्स के इन्वेजन को रोकने के लिए सीधा न्यूयॉर्क सिटी की ओर निकल जाते हैं। और फिर यहीं से हमें ये पता लग जाता है कि अब दुनिया के सारे सुपर हीरोज और स्क्रल्स के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होते ही हम सभी डॉक्टर हैंक पिम को देखते हैं जो कि असल में एक स्क्रल होता है। और यहीं पर इसके पास और भी कई सारे स्क्रल्स आते हैं और वो डॉक्टर हैंक पिम को ये बताते हैं कि स्क्रल्स की आर्मी ने मिलकर शील्ड और स्वॉर्ड को बेकार कर दिया है, उनके सारे एजेंट्स को कैप्चर कर लिया है, फैंटास्टिक फोर की बैक्स्टर बिल्डिंग को नेगेटिव जोन में मिला दिया है और उन्होंने पूरे स्टार्क टैग को भी बर्बाद कर दिया है। और इसीलिए अब स्क्रल्स बहुत ही जल्द पूरे प्लेनेट के ऊपर अपना रूल जमा लेंगे जिसके बाद अर्थ के ऊपर स्क्रल्स का राज होगा। लेकिन फिर यहीं पर डॉक्टर हैंक पिम बोलता है कि अभी भी एवेंजर्स जिंदा है और अगर स्क्रल्स को अर्थ के ऊपर राज करना है तो उन्हें एवेंजर्स को भी खत्म करना होगा। ये सुनते ही हैंक पिम के सामने खड़ा स्क्रल बोलता है कि इस टाइम पर ज्यादातर एवेंजर्स सैवेज लैंड के अंदर है और इसीलिए अगर आप ऑर्डर्स दें तो हम पूरे सैवेज लैंड को उड़ा देंगे ताकि वो सारे एवेंजर्स एक साथ मर जाएं। पर ये सुनते ही डॉक्टर हैंक पिम उसे रोक देता है और वो उससे कहता है कि सैवेज लैंड के अंदर हमारी रानी भी है, इसीलिए अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर इसके तुरंत बाद ही वहाँ पर स्क्रल्स की रानी आती है और वो अपने साथियों से कहती है कि हमें जल्द से जल्द अपनी आर्मी को इकट्ठा करना होगा क्योंकि सारे एवेंजर्स रीड रिचर्ड्स के साथ मिलकर यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बाद ही हम एवेंजर्स को देखते हैं जो कि एक एयरक्राफ्ट के अंदर बैठकर सीधा न्यूयॉर्क सिटी की तरफ आ रहे होते हैं। तब वो ये देखते हैं कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। इधर सिटी के अंदर निक फ्यूरी अपने हाउलिंग कमांडोज के साथ मिलकर अभी भी स्क्रल्स का सामना कर रहे थे और सिविलियंस को स्क्रल्स से बचा रहे थे। लेकिन फिर इसी टाइम पर आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और हम सब ये देखते हैं कि वहाँ पर थॉर आ जाता है और थॉर के शहर में आते ही एवेंजर्स का एयरक्राफ्ट भी वहीं पर लैंड करता है और रीड रिचर्ड्स और आयरन मैन के साथ साथ सभी एवेंजर्स एयरक्राफ्ट से बाहर आ जाते हैं। कैप्टन अमेरिका सीधा जाकर थॉर से मिलते हैं और फिर थॉर और कैप्टन सारी सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसके बाद सारे सुपर हीरोज एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वो स्क्रल आर्मी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर तभी वो सारे सुपर हीरोज ये देखते हैं कि उनके सामने स्क्रल्स की रानी खड़ी है और वो भी अपनी पूरी स्क्रल आर्मी के साथ। और अब ऐसा लग रहा है कि लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। सुपर हीरोज की टीम से स्पाइडरमैन सभी से कहता है कि इन स्क्रल्स की टीम के अंदर बहुत सारे लोग हमारे जैसे दिखते हैं और ये लोग लड़ाई के बीच कभी भी हमारा रूप ले सकते हैं। तो फिर ऐसे में हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन हम में से है और कौन एक स्क्रल है। लेकिन स्पाइडी की बातें सुनते ही रीड रिचर्ड्स उससे कहते हैं कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मेरे पास ये स्क्रल डिटेक्टर है और जैसे ही मैं इसकी लाइट इन स्क्रल्स के ऊपर मारूंगा वैसे ही ये सब अपने असली रूप में आ जाएंगे जिसके बाद हम सभी ने आराम से पहचान पाएंगे और ये सब हमें धोखा भी नहीं दे पाएंगे। इसके बाद स्क्रल्स की टीम से स्पाइडर वुमन यानी कि स्क्रल्स की रानी सभी सुपर हीरो से कहती है कि हम यहाँ पर तुम्हारे फायदे के लिए आए हैं, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए आए हैं, हम यहाँ तुम्हें कुछ देने आए हैं ना कि तुमसे कुछ लेने आए हैं। और वो इसीलिए क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। ये बात सुनते ही स्पाइडरमैन स्क्रल क्वीन से कहता है कि ये बात मैं कई बार सुन चुका हूँ, वो तुमसे प्यार करते हैं, वो तुमसे प्यार करते हैं, पर आखिर वो है कौन जो हमसे प्यार करते हैं। ये सुनकर स्क्रल क्वीन उसे बताती है कि
कि वो यानी कि भगवान हमसे प्यार करते हैं, लेकिन शायद तुम उनके प्यार के काबिल ही नहीं हो। और फिर ये बोलते स्क्रल आर्मी सीधा सुपर हीरोज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसके रिस्पॉन्स में सारे सुपर हीरोज एक साथ मिलकर स्क्रल आर्मी से लड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद ही दोनों टीम्स के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के स्टार्ट होते ही आयरन मैन रीड रिचर्ड्स से कहता है कि तुम अपने स्कल डिटेक्टर की लाइट को सब पर मारो ताकि ये स्कल्स हमसे छुप ना पाए। लेकिन तभी स्कल क्वीन सभी स्कल से कहती है कि हमारा टारगेट रीड रिचर्ड्स है और हमें उसे खत्म करना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। लेकिन इधर सुपर हीरोज की टीम से आयरन मैन सभी से कहता है कि हम सबको मिलकर स्कल्स की रानी के ऊपर टारगेट करना है, क्योंकि अगर एक बार स्कल्स की रानी खत्म हो गई तो बाकी स्क्रल आर्मी को हराना आसान हो जाएगा। ये सुनते ही वुल्वरीन अपनी पूरी तेजी से स्क्रल क्वीन की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर उछलते हुए अटैक कर देता है। लेकिन इसी के रिस्पॉन्स में स्क्रल क्वीन अपना बचाव करती है और लोगन पर हमला करती है। फाइट के अंदर स्पाइडरमैन आयरन फिस्ट से कहता है कि लगता है कि सिचुएशन ज्यादा बुरी नहीं होगी, पर आयरन फिस्ट स्पाइडी से पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है, जिस पर स्पाइडी से बताता है कि जब भी सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है तब हमें उआटू द वॉचर नजर आता है, लेकिन देखो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन स्पाइडी ये बोलता ही है कि तभी वहाँ पर उआटू द वॉचर आ जाता है और फिर जैसे सारे सुपर हीरोज उसे देखते हैं वैसे ही वो ये समझ जाते हैं कि यहाँ की सिचुएशन भी बहुत बिगड़ने वाली है। इधर सारे न्यूज चैनल्स मिलकर सुपर हीरोज और स्क्रल आर्मी के फाइट को कवर करने लगते हैं और वो सभी इस फाइट को अपने न्यूज चैनल पर दिखाने लगते हैं। एवेंजर्स टावर के अंदर जेसिका जोन्स जार्विस के साथ मिलकर मॉनिटर के ऊपर इसी फाइट को देख रही होती है और इसीलिए वो ये डिसाइड करती है कि वो स्क्रल से लड़ने में सुपर हीरोज का साथ देगी। इसके लिए वो जार्विस से कहती है कि वो उसके बच्चे का ध्यान रखे ताकि वो सुपर हीरोज के पास जाकर उनकी फाइट में उनका साथ दे सके। और फिर ये बोलकर जेसिका जोन्स वहाँ से निकल जाती है और फाइट के अंदर आकर सुपर हीरोज का साथ देने लगती है। दूसरी तरफ फाइट के अंदर नोवार भी आ जाता है, वही नोवार जिसे मार्वल कॉमिक्स के अंदर कैप्टन मार्वल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर आप सभी कैप्टन मार्वल के नाम से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल सिर्फ एक टाइटल है जो कि टाइम पर कई सारे कैरेक्टर्स को दिया गया है और इसी तरह से नोवार को भी कैप्टन मार्वल कहा गया है। नोवार के यहाँ पर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है और देखते ही देखते वो स्क्रल आर्मी के ऊपर भारी पड़ने लगता है। और फिर जैसे स्क्रल्स की आर्मी थोड़ी कमजोर पड़ती है वैसे ही मौका देखकर हॉकाई स्क्रल्स की रानी के मुंह के ऊपर अपना तीर मारता है और हॉकाई का वो तीर स्क्रल्स की रानी के मुंह में जाकर लगता है और वो उसके मुंह के आर पार हो जाता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ एवेंजर्स टावर के अंदर हम देखते हैं कि जार्विस असल में एक स्क्रल है जिसने की अब जेसिका जोन्स के बच्चे को किडनैप कर लिया है। इधर फाइट के अंदर जब स्क्रल्स को ऐसा लगता है कि उनकी सिचुएशन खराब हो रही है तभी स्क्रल वाला हैंक पिम अपनी जेब से एक डिवाइस को निकालकर उसका बटन दबाता है और जैसे ही वो बटन दबाता है वैसे ही हम सब ये देखते हैं कि सुपर हीरोज की टीम के अंदर से जेनेट वैन डाइन देखते ही देखते साइज में बहुत बड़ी हो जाती है और यहीं पर हमें फ्लैशबैक में एक स्टोरी दिखाई जाती है जहां से हमें पता लगता है कि स्क्रल हैंक पिम ने काफी टाइम पहले जेनेट वैन डाइन को एक सीरम दिया था और उस सीरम को पिलाते हुए उसने जेनेट से ये कहा था कि ये उसकी पावर्स को बूस्ट कर देगा और जब वो चाहेगी तब वो उसे जायंट मैन बना देगा। इसके बाद ही कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जेनेट वैन डाइन बहुत बड़ी हो जाती है, बट जब जेनेट जायंट मैन बन जाती है तब देखते ही देखते उसके अंदर से एक कॉस्मिक रेडिएशन निकलने लगती है और उस रेडिएशन की वजह से सुपर हीरोज की हालत खराब होने लगती है। लेकिन फिर तभी जेनेट के सामने थॉर आता है और वो अपने म्यूनिट को घुमाकर सारी रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है और इस तरह से थॉर सारे सुपर हीरोज की जान बचा लेता है। लेकिन फिर इसके बाद ही जेनेट वैन डाइन की मौत हो जाती है और जेनेट की मौत को देखकर सारे एवेंजर्स को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि जेनेट वैन डाइन एवेंजर्स की फाउंडिंग मेंबर है और वो सभी एवेंजर्स की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। इस वजह से सारे सुपर हीरोज को बहुत ज्यादा दुख तो होता है, लेकिन इसके साथ ही वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं और इसीलिए सारे सुपर हीरोज एक साथ मिलकर स्क्रल्स को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं और उन्हीं में से वुल्वरीन सीधा स्क्रल क्वीन के ऊपर कूदता है ताकि वो अपने क्लॉ से उसे जान से मार सके। लेकिन जैसे ही लोगन स्क्रल क्वीन को मार पाता उससे पहले स्क्रल क्वीन को एक एनर्जी बीम आकर लगती है, जिस एनर्जी बीम के लगते ही स्क्रल क्वीन खत्म हो जाती है और फिर हम सभी को ये पता लगता है कि वो एनर्जी बीम और किसी ने नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने फायर की थी। और फिर ये देखते ही सारे न्यूज चैनल्स वाले नॉर्मन ऑसबॉर्न को अपने न्यूज पर दिखाने लगते हैं और सभी को ये बताने लगते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने स्क्रल क्वीन को मारकर हम सभी को बचा लिया है। और इस तरह से नॉर्मन ऑसबॉर्न पूरी मीडिया के अंदर छा जाता है और उसके इस काम को पूरी दुनिया देखती है। लेकिन इधर फाइट के अंदर आयरन मैन सभी से कहता है कि टीम के जो भी मेंबर्स फ्लाई कर सकते हैं वो सारे ही सुपर हीरोज स्क्रल आर्मी के सारे वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर दें। और फिर आयरन मैन के ऑर्डर्स मिलते ही सारे उड़ने वाले सुपर हीरोज ऐसा ही करते हैं। इधर आयरन मैन खुद भी एक एक करके स्क्रल्स के सारे वॉरशिप को स्कैन करने लगता है और फिर तभी आयरन मैन को एक स्क्रल शिप के ऊपर शक होता है, क्योंकि उसके अंदर से उसे बिल्कुल ही अलग एक्टिविटीज नजर आ रही होती है और इसीलिए वो उस वॉरशिप को सीधा नीचे लेकर आता है और उसके दरवाजे को खोलता है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है वैसे हम सब ये देखते हैं कि उस वॉरशिप के अंदर से वो सारे सुपर हीरोज बाहर आते हैं जिन सभी सुपर हीरोज का रूप स्क्रल्स ने इस दुनिया के अंदर ले रखा था और इन्हीं सारे सुपर हीरोज के साथ ही यहाँ पर जार्विस भी होता है। लेकिन जैसे जेसिका जोन्स यहाँ पर जार्विस को देखती है वैसी वो ये समझ जाती है कि जो जार्विस उसके साथ एवेंजर्स टावर में था वो असल में एक स्क्रल था और इसीलिए वो जल्दी से भागते हुए एवेंजर्स टावर में जाती है, क्योंकि उसने उस जार्विस को अपना बच्चा सौंपा था। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचती है तब वो ये देखती है कि वो स्क्रल जार्विस उसके बच्चे को किडनैप करके ले जा चुका है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद ही रीड रिचर्ड्स सीधा अपने घर यानी कि बैक्स्टर बिल्डिंग पर जाते हैं और क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव जोन खुला हुआ होता है इसीलिए वो उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। रीड रिचर्ड्स अपनी फैमिली से कहते हैं कि उन सभी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसी हर एक सिचुएशन का प्लान था। और फिर ये बोलते ही रीड रिचर्ड्स अपने टेक की मदद से अपनी बिल्डिंग के ऊपर के हिस्से को गायब कर देते हैं, जिसके साथ ही नेगेटिव जोन भी वहाँ से गायब हो जाता है और फिर देखते ही देखते वो बिल्डिंग दोबारा से रिकवर हो जाती है, जिसके बाद बैक्स्टर बिल्डिंग एक बार फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाती है। स्क्रल आर्मी को हराने के बाद
और पूरी दुनिया को एक बार फिर से बचाने के बाद सारे सुपर हीरोज काफी खुश होते हैं और वो सभी आपस में बात करने लगते हैं। यहीं पर थॉर आयरन मैन के पास आता है और वो इन सब के लिए आयरन मैन को ब्लेम करता है और वो आयरन मैन से कहता है कि दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी तुमने ली थी और तुम अपने स्टार्क टैंक से पूरी दुनिया पर नजर रखते हो, साथ ही साथ तुम शील्ड के डायरेक्टर भी हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारी दुनिया में इतना कुछ हो गया और इन सब के जिम्मेदार तुम हो टोनी। ये सब सुनने के बाद आयरन मैन थॉर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन थॉर बिना कुछ सुने ही वहाँ से चला जाता है। और फिर जब आयरन मैन कैप्टन के पास जाता है तब कैप्टन भी आयरन मैन की कोई बात सुनने से पहले ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह व्हाइट हाउस के अंदर हम सभी प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि सभी न्यूज चैनल्स के सामने ये कहते हैं कि हमारी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी टोनी स्टार्क ने उठाई थी। वो शील्ड का डायरेक्टर था और उसने हम सबको आश्वासन दिया था कि उसके रहते हम सबको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आज इतना कुछ हो गया और टोनी स्टार्क ये सब रोकने में नाकामयाब रहा और इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि अब से हम टोनी स्टार्क से इस जिम्मेदारी को छीनते हैं और अब से दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी हम नॉर्मन ऑसबॉर्न को देते हैं और इसीलिए अब से दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी नॉर्मन ऑसबॉर्न के कंधों पर है। इसके साथ ही मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि अब से स्टार्क टैग को कहीं भी यूज नहीं किया जाएगा। और रही बात टोनी स्टार्क की, तो अभी दुनिया के अंदर जो भी हुआ है टोनी स्टार्क को उन सब का जवाब देना पड़ेगा। इन सब के बाद हम सभी नॉर्मन ऑसबॉर्न को देखते हैं जो कि सीधा एवेंजर्स टावर के बेसमेंट में जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचता है वैसे ही वहाँ पर डॉक्टर डूम, रेड हुड, लोकी, एमा फ्रॉस्ट और नेमोर पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो उन सभी से कहता है, सुनो दोस्तों, अब इस पूरी दुनिया की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो अब ध्यान से सुनो कि अब हम सबको क्या करना है। और फिर उसके ये बोलते ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।